अक्सर हम अपनी कमियों को अपनी ढाल बना देते हैं। हम सोचते हैं हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बिजनेस नहीं कर सकते, हमारे पास अनुभव नहीं है तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते। ये सब बहाने हैं जिससे हम किसी और को नहीं, अपने मन को बहलाते हैं। अगर हमारे सपने सच्चे हैं तो हम बहाने नहीं देंगे बल्कि रास्ते खोजेंगे। आज हमारे जो गेस्ट है उन्होंने एक छोटे से कस्बे मुंडीकोटा से निकलकर एक ऊंची उड़ान पूरी की है। रास्ते में तकलीफें उनके भी थी, आसानी से उन्हें भी कुछ नहीं मिला, लेकिन सपने थे जो रुकने ही नहीं दे रहे थे। सपनों को हासिल करने की जीत थी, कुछ बड़ा करने का हौसला था। रास्ते भी बनते गए, मुकाम भी हासिल होते गए। आज हमारे गेस्ट है डॉक्टर तारेंद्र लाखनकर जी। डॉक्टर तारेंद्र लाखनकर ने नोआ और नासा के साथ जल पूर्वानुमान व पर्यावरण सेवाओं में उल्लेखनीय शोध नेतृत्व किया है। उन्होंने बड़े फील्ड अभियानों का सफल संचालन किया, सटीक मौसम जल पूर्वानुमान को मजबूत बनाया और पर्यावरण जागरूकता बढ़ाई। उनका कार्य उच्च स्तरीय शोध पत्रों, छात्र मार्गदर्शन और अनुदान प्राप्ति के माध्यम से प्रेरणादायक नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण है। इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी वे अपनी जड़ों से जुड़े हैं। वे आज भी अपने गांव मुंडीकोटा के बच्चों को प्रेरित करते हैं, उनसे मिलते हैं जब भी उन्हें समय मिले, जब भी वे भारत देश आए। वे आज भी अपने स्कूल तुमसर में स्थित राष्ट्रीय स्कूल के बच्चों को प्रेरित करते हैं। वे उनसे भी मिलते हैं, उन्हें मार्गदर्शन देते हैं। सच ही कहा गया है, कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्ते, जय हिंद। मैं राजा गुराल प्रस्तुत कर रहा हूं द जीडी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ जो गेस्ट है उन्होंने एक तारे की उड़ान हासिल करके दिखाया है। उन्होंने मुंडीकोटा से तुमसर का सफर, तुमसर से नांदेड़ का सफर और नांदेड़ से न्यूयॉर्क यूएसए का सफर तय करके दिखाया है। उन्होंने शून्य से शिखर तक जाके दिखाया है। उन्होंने साबित किया है आज नहीं तो कल निकलेगा, हर मुश्किल का हल निकलेगा। अर्जुन के जैसा तीर तो सद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। उन्होंने बताया है कि क्या हुआ नहीं या हो ना सका, कुछ ऐसा तो बतलाए, कुछ ऐसा तो ढूंढ के लाए। खुद पे हो विश्वास अगर तो लम्हा क्या वक्त बदल जाए। आइए मिलते हैं डॉक्टर तारेंद्र लाखनकर जी से। नमस्ते। नमस्ते राजा, मुझे आपके जीडी पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे बातचीत करके मुझे बहुत खुशी होगी। बताइए मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। सर, आपने एक बहुत ही छोटी शुरुआत की है, एक मुंडीकोटा छोटे से गांव से, और वहां से आप अमेरिका में पहुंचे। वहां पे CUNY में आप हो, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है। सो कृपया आप अपना अनुभव बताएं और आप अपनी जर्नी के बारे में हमें बताएं ताकि हमारे बच्चे उससे कुछ सीख ले सके। थैंक यू। बहुत बड़ी जर्नी है राजा, ये बहुत लंबा सफ़र है। एक गांव से, एक छोटे से विलेज से, शायद आपको पता नहीं होगा कि मुंडीकोटा रेलवे स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है जो नागपुर और गोंदिया के बीच में आता है, और जहाँ सिर्फ दिन में 3 ट्रेन रुकती, जाने वाली और 3 आने रुकती है। वहाँ से सफ़र शुरू होता है हमारा। और शायद और दूसरी बात ये है कि उस छोटे से स्टेशन में जहाँ भी करीब से 25 घर रहेंगे और पॉपुलेशन उस स्टेशन की होगी में भी 100 या 90-100 उस ज़माने में। वहाँ से शुरुआत हमने सफ़र की। एक जहाँ पे एक छोटी चाय की दुकान थी मेरे, हमारे पिताजी की, और शायद दादाजी ने शुरुआत की थी, तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। और वहाँ से ऑफकोर्स तुमसर से आगे नागपुर, साकोली, नांदेड़, मुंबई और न्यूयॉर्क में ख़त्म हुई। तो हम बात करेंगे धीरे धीरे एक से बाद एक इस बारे में। सर, बहुत ही मुश्किल सफ़र रहा होगा ये, तकलीफों से भरा हुआ, लेकिन एक उम्मीदें भी रही होगी कि कुछ हासिल करके दिखाना है। आपका नाम तारेंद्र है और आपने तारे की उड़ान करके दिखाई है। हाँ ज़रूर है। तारे का नाम शायद माँ बाप ने ये नाम सोच समझ के रखा होगा कि एक तारे है, ये स्टार है, शायद किसी को गाइड करेगा। और शायद यही वजह होगी कि घर में सबसे बड़ा होने की वजह से शायद माँ बाप ने लगा कि कोई तो तारा चाहिए
जो अपने आने वाले छोटे भाइयों को या परिवार के अलग मेंबरों को या हमारे किसी गांव में लोगों को कि गाइड करे। और शायद यही वजह से शायद मुझे कहीं ना कहीं हिम्मत मिली होगी, कहीं एनर्जी मिली होगी, ताकि मैं इस नाम का एक उद्धार कर सकूं शायद, और इस नाम के साथ एक जस्टिस कर सकूं। तो आई थिंक यही एक कारण हो सकता है। सर कैसा सफर था, मतलब मुंडीकोटा से तुमसर आना और तुमसर से नांदेड़ का सफर कैसा था? ज़रूर बताना चाहूँगा। मुंडीकोटा में हमारी जो एजुकेशन है पहली से चौथी तक हुई है प्राइमरी स्कूल में। और हमने चौथी में स्कॉलरशिप एग्ज़ाम जो होती है नॉर्मली, वो हमने पास की थी। तो माँ बाप को लगा कि अगर बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, शायद उन्होंने ये सोचा कि अगर ये अच्छे से पढ़ेगा तो बाकी बच्चे भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो उन्होंने मुझे पहले दिन तुमसर लेके आए, और तुमसर का मेरा पहला दिन था वो। और इतना बड़ा शहर में इतनी बड़ी भीड़ भाड़ एक लगी, क्योंकि मुंडीकोटा छोटा सा गांव था और तुमसर एक उस ज़माने में गांव से मुकाबले काफ़ी बड़ा शहर था। ये तुमसर मेरा सबसे बड़ा पहला विजिट था जो टाउन था ऐसा। तो बड़ी खुशी हुई। और जब पहली बार राष्ट्रीय स्कूल जहाँ पे मेरी पिताजी में एडमिशन कराई, देख के इतने बड़े स्कूल देख के ऐसा लगा अरे बाप रे, इतना बड़ा स्कूल में मैं जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। और उस ज़माने में नापकुस राष्ट्रीय स्कूल जो भी एक थी, बहुत बड़ी फेमस स्कूल थी जहाँ पढ़ना एक गौरव की बात थी। तो वहाँ शुरुआत हुई हमारी। और शुरुआत के दिनों में हम लोग 6 महीना मेरी दादी मेरे साथ रही गांव यहाँ पे तुमसर में, कि हम किराए के घर से रहते थे एक छोटे से कमरे में, दादी और मैं, क्योंकि मम्मी डैडी को दुकान चलाना था, वही हमारे कमाई का एक जरिया था। तो वो तो आ सके नहीं। तो कुछ दिनों में चलता रहा 6 महीने तक। बाद में ऐसा हुआ कि दादी की तबीयत ख़राब हो गई, दादी को गाँव जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं किसी देखभाल को दादी की, तो मैं खुद ही छोटा था। तो फिर दूसरा आया था कि मैं कहाँ रहूँ। तो मम्मी डैडी ने एक हमारे गांव का एक और लड़का था जिसके घर में रूम पार्टनर करके रखा दिया। शायद वो भी जब ग्रेजुएट हो गया तो बड़ी चिंता हो गई कि भाई ये लड़का कहाँ रहेगा। तो फिर रिश्तेदार थे, दूर के रिश्तेदार, किसी एक रिश्तेदार घर में कुछ दिन रहो, तो दूसरे रिश्तेदार का एक दिन रहो। तो ये चलता रहा कुछ महीनों तक। बाद में शायद वो भी जमा नहीं, क्योंकि किसी घर में रहना ये भी एक बड़ी तकलीफ की बात है। उनके लिए भी एक नया आदमी घर में रखना ये भी तकलीफ हो जाती है। तो वहाँ से एक सफ़र दूसरा शुरू हुआ कि सुबह ट्रेन से 8 बजे की आना तुमसर देववाड़ी स्टेशन अपना, वहाँ से बस पकड़ के राष्ट्रीय स्कूल आना। सुबह की 2 ट्रेनें, एक 8 बजे की और दूसरी 10:30 या 11 बजे की ट्रेन। तो 11 की ट्रेन तो मुश्किल थी, स्कूल तो जब शुरू होती थी 10:30 को। तो 8 की ट्रेन से आने का, सुबह 8 से 10 ट्रेन में बैठ के पढ़ाई करने का, स्कूल आने का। और रात की ट्रेन थी 8 बजे की, जो इंडिया की लोकल ट्रेनें जो होती है अक्सर लेट आती है, सारी मालगाड़ी पास कर लेती है, एक्सप्रेस ट्रेन को प्रेफरेंस पहला मिल जाता है। तो रात को घर कभी 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो ये जर्नी शुरू हुई सर 6वीं क्लास से, जिस दौरान हमारे जो दोस्त बने वही स्टेशन के में जो बैठे हुए बेचने वाले, चाय बेचने वाले, समोसा बेचने वाले, बीड़ी बेचने वाले, खर्रा बेचने वाले, कुली, ये हमारे एक दोस्त की ज़िंदगी थी बस उस ज़माने में। 6 बजे से 8 बजे जब तक ट्रेन ना आए, 9, 10, 11, 12 तक। तो ये ज़िंदगी शुरू हुई। बड़ा मज़ा आया, क्योंकि जिन लोगों के साथ रहा उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार से संभाला। उनके लिए तो मैं एक अजूबा था कि उन्होंने भी कभी पढ़ाई नहीं की थी ज़िंदगी में। तो उनके जब मैं पढ़ते रहता था स्टेशन पे, तो उनको लगता अरे अपना बेटा है, अपना गुरु है। तो आप बचपन से ही होनहार विद्यार्थी थे। हाँ जी, स्कॉलरशिप पास किया था। तो मैं जब पहली बार इधर राष्ट्रीय स्कूल में आया तो मेरा थर्ड नंबर आया था। तो शिक्षक ने शाबाश, इतने गाँव का लड़का आके थोड़ा अच्छा पढ़ रहा है। और बाद में उन लोगों ने जो चाय वाले, उन्होंने कभी पढ़े नहीं थे, उनके लिए भी मैं एक अजूबा बन गया। तो उन्होंने मुझे संभाल लिया। जब भी भूख लगती थी तो कोई चाय ला के देता था, कोई समोसा देता था। वही मेरी ज़िंदगी थी। और शाम को 6 बजे के बाद, जब स्कूल छूटने के बाद, और उन्होंने संभाला। बस यही चलता रहा सफ़र 9वीं तक। फिर जब 10वीं की बारी आई तो लगा कि ये तो बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है हर स्टूडेंट्स की ज़िंदगी का। तो शायद उनको लगा कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कहीं इसको कम मार्क ना पड़ जाए इसकी ज़िंदगी में। तो हमारे दादाजी ने एक छोटा सा घर बनाने का एक प्रयत्न किया। तो यहाँ वहाँ से थोड़ा पैसे उधार लेके, रिश्तेदार से पैसा लेके, हमारे मामा जी से पैसा लेके छोटी सी एक झोपड़ी डाली है एक इधर गाँव के बाहर विनोबा नगर में। और उस घर में अभी तो गांव में से उस घर में भी रहने का भी खर्चा रहता ना। तो बोले खर्चा कैसे लगेगा, बाकी बच्चे भी तुमसे आने पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने आटा चक्की लगा दी, जिसको चलाने की जिम्मेदारी मुझ पे और मेरे भाइयों पे आई।
हम अल्टरनेट चक्के चलाते थे, एक भाई सुबह एक भाई शाम को, या फिर कुछ दिन एक भाई कुछ 2 दिन। तो ये हमारा सबक चलता रहा। इसी बहाने इसी वक्त में पढ़ाई भी थोड़ा थोड़ा छूट गया था, थोड़ा परसेंटेज कम मिले, 10वीं में 58% मिले, थोड़ा पढ़ाई कम पड़ गई। 58% बहुत ही कम माने जाते हैं, और 58% लेने के बाद अमेरिका का सफ़र तय करना, मतलब आज ये बोला जाता है कि मार्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन यू आर सेइंग मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट टू मेक अ मार्क इन योर लाइफ। अंकों की भी इतनी ज़रूरत नहीं है अगर आपके इरादे मजबूत हो। बराबर सर, आपने सही बोला कि इरादे जब मजबूत हो तो जो जो हुआ है वो कोई मायने रखता नहीं, जो आगे होने वाला है उसको कैसे हम देखते हैं ये बड़ा मायने रखता है। तो शायद ये एक बात थी। उसके बाद और एक घटना हुई कि 12वीं में सब लोग ड्रॉप रहे, तो मुझे भी परसेंटेज कम मिले, मेरे को पास होने की उम्मीद भी नहीं थी। तो आई गॉट 50% मार्क्स इन 12वीं में। और पीसीएम देखा जाए तो मेरा था 40%, जिसको ऊपर से एडमिशन मिलती इंजीनियरिंग में। तो शायद मेरी सारी होप चली गई थी पढ़ने की। शायद यही सपना देखा था कि एक साइकिल की दुकान लगाऊंगा और कुछ ट्रेनिंग लेके एक पंचर की दुकान लगाऊंगा, और बाद में उसके बाद मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा इधर बस ट्रेनिंग लेके। ये एक सपना था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था शायद। तो उस जमाने में एक साकोली में नया नया पॉलिटेक्निक खुला हुआ था, और लगा कि शायद यहाँ ट्राई कर लेना चाहिए, शायद ये एक इंजीनियरिंग का रास्ता हो सकता है। और पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर दिया है। वेटिंग लिस्ट में नंबर आया कि वेटिंग लिस्ट 10वां नंबर था, और मुझे लगा यार शायद ये एडमिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक भी एडमिशन क्योंकि बहुत कम थे, तो फर्स्ट क्लास के ऊपर मार्क्स चाहिए रहते थे। और एक नसीब की बात ये थी कि जब मैं 8वीं से 10वीं में था, मैं टेक्निकल सब्जेक्ट था, यहाँ पे राष्ट्रीय स्कूल में टेक्निकल सब्जेक्ट था, तो उसका मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। और नसीब से मैं सबसे आशीर्वाद लेके घर से निकला हूँ। मुझे आशीर्वाद ये चीज़ पे बड़ा भरोसा है सर। मुझे लगता है कि हमारे हिंदू धर्म में जो आशीर्वाद की जो जिन्होंने संकल्पना रखी होगी हमारे पूर्वजों ने, बहुत पूर्वजों ने, तो वो एक एनर्जी ट्रांसफर बोर्ड आज मैं जे एनर्जी में काम करता हूँ, मुझे लगता है कि बड़ा मायने रखता है। और मैं सबका आशीर्वाद लेके निकला सर, और शायद आखिरी लिस्ट मेरे में नसीब में मेरा सीट थी और मैं सिलेक्ट हो गया। यानी दुआओं का काफिला आपके साथ था। सो बादल जो छाए हुए थे सूरज के ऊपर, वो तो छटने ही थे, वो छट ही गए। यस सर, मुझे लगता है कि आपने सही कहा, दुआओं की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है, और जो हर एक इंसान में लेना चाहिए, छोटा है बड़ा है जानवर है, किसी की भी दुआ है, पेड़ पौधों की दुआ है, वो लेना चाहिए, और ये शायद तुम्हारे लक में काम आता है। साकोली से फिर नांदेड़ का सफर कैसे ही, मतलब साकोली में आपने अपना पॉली किया, उसके बाद इंजीनियरिंग आपने नांदेड़ में की है, और आपके 10वीं 12वीं में कम परसेंटेज थे, तो उसका तो आपके कॉन्फिडेंस में बहुत असर हुआ होगा। और आज देखा जाता है कि बच्चे यही लो कॉन्फिडेंस में टूट जाते हैं, या वो अपनी राह बदल लेते हैं। लेकिन आपने वैसे समय भी हिम्मत रखी और नांदेड़ से इंजीनियरिंग की। सो ये कैसे, उस समय आपने अपना मनोबल कैसे बनाए रखा? बढ़िया सवाल है सर। तो एक बात हुई ज़िंदगी में कि मेहनत से तो हम पीछे हटे नहीं हैं। तो हम नांदेड़ में तो एक नाहरी साकुल में एक काम करते थे कि हम ड्राइंग तो अच्छी थी, तो मैं सारे दोस्तों की ड्राइंग बना के देता था। पैसे की कमी थी तो सारे दोस्तों ने मैं 1-1 रुपये देते थे एक ड्राइंग बनाने का। तो बच्चों की ड्राइंग बनाते थे। तो ये स्किल था कि मैं ये सोच के करता था कि अगर ज़्यादा ड्राइंग प्रैक्टिस करूँगा तो मेरी खुद की ड्राइंग अच्छी हो जाएगी, और बाकी बच्चे ड्राइंग मुझसे करवा देते कि उनको आसानी हो जाए। तो उनकी आसानी, उनका लेजीपन बोल सकते हो, मेरा फ़ायदा कब पड़ गया, तो मैं पढ़ाने में अच्छा ड्राइंग एक्सपर्ट बन गया। बाकी बच्चों के नोट्स बनाता था, तो मैं मेरे नोट्स खुद के कॉन्फिडेंस ज़्यादा क्लियर हो गए। तो धीरे 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 फर्स्ट ईयर अच्छे से पास किया। तो सेकेंड ईयर में मैं था, तो हमारे यहाँ एक जात एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। शायद दूसरे जात के एक लड़के से प्यार हो गया, और शायद दोनों परी को पसंद नहीं था। समाज ये हमारा मानता नहीं था उस वक्त, आजकल शायद मानता होगा लेकिन उस वक्त मानता नहीं था। तो एक हम दूर होना पड़ा, और ये साबित करना पड़ा कि खुद को पहले प्रूव करो, तब जाके तुम्हें प्यार हासिल होगा। और मला ठीक है, यही मजबूरी थी, तो मला प्रूव करना चाहिए। एक तो घर का प्रेशर था, कहीं ना कहीं घर वालों ने कुछ कहा नहीं मुझे, और मला चलो प्रूव कर लेते। तो उसके बाद जब दिल टूटा तो साकोली से नागपुर मूव हुआ, नागपुर पॉलिटेक्निक में ट्रांसफ़र कर ली। फिर वहाँ से सोचा कि यहाँ से आगे बढ़ना है। तो फिर मेरे वही सर दुआएं कंटिन्यू थी कि मैंने लोगों के हेल्प करना शुरू किया, लोगों के नोट्स बनाना शुरू किया, लोगों को ड्राइंग में हेल्प करना था, नई नई लेना शुरू किया ताकि। और एक दूसरी चीज़ ये थी सर कि आजकल के सारे बच्चे क्लास में जो स्मार्ट बच्चा रहे, जो हैंडसम रहे,
जो पैसे वाले हैं उसके पीछे भागते हैं। तो मैं सोचा कि हम ऐसा क्यों करें, हम हमारे नीचे में जो लोग हैं, जो हर एक इंसान के लोअर क्लास अपर क्लास रहता है, या क्लास में भी हमें रहता है कि जो कम पढ़े लिखे कम होशियार रहते हैं वो अलग पढ़ जाते हैं, या गरीब बच्चे क्लास में तो वो अलग पढ़ जाते हैं। तो क्यों ना मैं उनको बना के टीम बनाऊँ, है ना। अगर हम थोड़ा मिडिल लेवल में हैं किसी ग्राउंड पे, तो हमने लोअर क्लास को लेके या लोअर जो बच्चे कॉन्फिडेंस लो वाले बच्चे उनको लेके टीम बनाए और उनको बिल्डअप करें। तो मैंने ये शुरुआत की 3rd ईयर से, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी जो मैंने साथ दिया तो उनकी जो अच्छी भावना है मेरे साथ जुड़ गई। और मेरी ज़िंदगी का सबसे प्लस यही हुआ कि जब जब जहाँ जहाँ लोग नीचे दिखे थे उनको उठाना शुरू किया। जब उठा था तो उनकी हिम्मत, उनकी एनर्जी, उनकी उनकी मेरे प्रति अच्छी सोच, ये ने मुझे किस्मत बना दिया। फिर पॉलिटेक्निक्स में मैं अच्छे परसेंट लेके थोड़ा पास हुआ। और यहाँ एक थोड़ी ट्रेजेडी सर, शायद लोग इसने बताना चाहूँगा कि जहाँ लोग होप हार देते हैं वहाँ मेरी होप शुरू होती है। मुझे 62% मिले इंजीनियरिंग में एडमिशन को। उस ज़माने में बी के लिए 80% पे क्लोज होता था इंजीनियरिंग एडमिशन्स। और सिंस मेरा ट्रांसफ़र साकोली से पॉलिटेक्निक से नागपुर हुआ था, तो मेरी मार्कशीट नहीं आई थी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से, बॉम्बे से, इसलिए मुझे टीसी नहीं मिल पाई। और इसलिए नहीं मिल पाई तो मेरा तो चांसेस था ही नहीं सर एडमिशन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, कि जब मार्कशीट टीसी नहीं तो एडमिशन अप्लाई कैसे करोगे, कि आपको जेरॉक्स कॉपी जो है ना सबमिट करना पड़ता है। लेकिन सर मैं गजेटेड से की एक कॉपी लेके बॉम्बे निकल पड़ा कि चलो इससे ट्राई तो करते हैं, क्योंकि अनलेस तुम ट्राई करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा, हर बार ट्राई करना जरूरी होता है। तो मैंने एक ट्राई कर लिया, निकल गया बॉम्बे। बॉम्बे जाके अपनी सबमिट कर दी। उन्होंने बोला कि ऐसा करो सर, मेरा ये फॉर्म भरा है, ये गजेट कॉपी अटैच कर दी। उन्होंने लेने से मना कर दिया था, लेकिन थोड़ा मान मेहनत के बाद हो गया। फिर एक तो स्टेप पार हो गई मेरी, एटलीस्ट अपनी सबमिट हो गई, बाकी देख लेंगे बाद में। फिर उसके बाद एडमिशन नॉर्मली 4 दिन बाद प्रोसेस शुरू होती है, ऑनलाइन सबको कॉल किया जाता है, इंटरव्यू होता है, सबके इंटरव्यू सामान हर लिस्ट लगती है। तो 2 दिन तक मैं उस ऑफिस के आगे खड़ा रहा कि कोई तो मुझे हेल्प करे कि मेरी एक मार्कशीट मिल जाए डुप्लीकेट, राइट। एक दिन शाम को, दूसरे दिन शाम को जब बैठने के बाद एक हमारे कॉलेज के प्रोफेसर मिले, लेक्चरर मिले पॉलिटेक्निक के। उन्होंने देखा, अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। सर बोला हम ऐसी सिचुएशन है, आप थोड़ा मदद करोगे क्या। तो बोले चलो मैं ट्राई करता हूँ। तो उनकी दुआओं से एक हमें डुप्लीकेट मार्कशीट मिल गई, और उसका फ़ायदा हुआ कि चलो बोला एक तो चीज़ हो गई। अब अभी दुविधा ये थी कि पैसेज कम थे हमारे, कि नागपुर जाए बॉम्बे से वापस आना मुश्किल था, क्योंकि पैसे भी जितना नहीं थे। तो वेट कर लिए। दूसरे दिन लिस्ट लगी, हमारा नंबर 180 नंबर था, नंबर ऑफ सीटें 80 थी। तो यहाँ भी होप दिख नहीं रही थी कि कैसा करें, एडमिशन कैसे होगा, 180 नंबर और 80 सीटें। तो हम राह देखते रहे, जब तक 80 या नंबर का वेटिंग लिस्ट आने पूरा हुआ तो अक्खे महाराष्ट्र की सारी सीटें फुल हो गई थी। अब 10 ही सीटें बची थी नांदेड़ की। और नांदेड़ की में एक चीज़ है कि जहाँ लोगों को लगता है कि CWM में एक ब्रांच था जिसमें MP से एग्जाम अलाउ नहीं था, तो लोगों को लगता है कि MPSC गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ है। तो लोगों ने, जो लड़के थे जिनको MPSC करना था, कि सरकारी जॉब उसी ज़माने में ज़्यादा थे, प्राइवेट जॉब तो बहुत कम थे, डेवलपमेंट नहीं थी, तो कुछ लड़के ने जाना शुरू किया। तो हमको लगा कि यार हमारा अच्छा चांस हो सकता है यहाँ पे, कि लोग होप छोड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि फिर हमने बातें करना शुरू की लोगों से। तो धीरे धीरे बच्चे लोग छोड़ के जाने लगे कि नहीं नहीं एडमिशन नहीं करना है। और सर वहाँ पे मेरा आखिरी नंबर लग गया। देखिए 6 मार्क लेके मैं निकल पड़ा बिना टीसी के, लेकिन वहाँ नंबर लग गया। तो बोला एक पॉइंट था जहाँ एक चिंगारी, एक तिनके मिल गया मुझे, और शायद इसी को पकड़े मैं आगे बढ़ जाऊँगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हाँ, सही हो गया। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है, और आपने की। और भगवान मतलब एक तरह से बोला जाए तो खुदा का बंदा आपको मिला जिसने गाइड किया और आपको सहारा मिल गया। यस यानी एक तरह से भगवान ही आपको राह दिखा रहे थे। लेकिन क्या हम ये कहिए किस्मत है, या किस्मत ही सब कुछ है? हाँ सर, किस्मत तो है, किस्मत है, लेकिन इस पर तो कोई लिख के नहीं आता। किस्मत हम बनाते हैं, हम अपने कर्मों से हम किस्मत बनाते हैं। कोई भी दुनिया में किस्मत लेके नहीं आता है, ये मेरा विश्वास है ऐसा। और हम किस्मत बना सकते हैं अपने आप को, और बनाने का भी तरीका आसान है सर, बहुत आसान है। एक आसान तरीका ये बताता कि जब हम लोगों को किसी हमारे प्राणी, जीव, गरीब, बिछड़े लोगों को हम थोड़ा वक्त दे, जिंदगी का, दिन का आधा घंटा 1 घंटा, बिना किसी फायदे के, तो ये छोटे छोटी चीज़ तुम्हारी किस्मत बनाती है।
छोटी छोटी चीज़ तुम्हें एक एनर्जी देती है और तुम एनर्जी लिए एक्सेप्ट करो, फिर वो तुम्हारा लक बन जाता है। मैंने कहा सर कि आशीर्वाद एक चीज़ है कि आशीर्वाद लोगों का हमारे हिंदू में बहुत बड़ा एक 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 पूर्वजों ने कहा था 2 मिनट पहले, वो एक चीज़ है। तो वैसे ये लोगों की अच्छी भावना है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे किसी में आती है। सो यू बिलीव इन लक? यस सर, मैं लक पे विश्वास करता हूँ, लेकिन लक बनाने पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ, अच्छे कर्मों से। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन वो दाने को पकाने की जिम्मेदारी हमारी है। बराबर। और आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने खाने को पकाया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसे एक स्वादिष्ट पकवान बनाया है। आप ये बताइए कि नांदेड़ से आपने आईआईटी का भी सफ़र तय किया है। हाँ सर, ये भी एक बड़ी बड़ी कहानी कि जब हम नांदेड़ में गए तो दूसरी बात कि एडमिशन तो हो गया नांदेड़ का। अभी उसी के दौरान हमारा छोटा भाई था जो 12वीं में था, वो भी पास हो गया। वो महाराष्ट्र से फर्स्ट आया नाइट स्कूल से, या इंदुताई एक स्कूल है जो नई शुरू थे, वहाँ पे नाइट स्कूल थी कि एक भाई चक्की चलाने के बाद पढ़ेगा कब, तो दिन को चक्की चलाते थे, रात को पढ़ने देते। तो वो महाराष्ट्र से फर्स्ट आए। तो अभी उसकी किस्मत की मेरे साथ जुड़ी हुई थी कि 2 भाई अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए कैसे जाए, उसको भी विजिट आया, अच्छे कॉलेज में मिल जाता एडमिशन, लेकिन उसको चूज़ करना पड़ा सेम कॉलेज ताकि दोनों भाई खर्चे में थोड़ी कम हो जाए। तो उसको भी नांदेड़ एडमिशन देना पड़ा। तो दोनों भाई नांदेड़ चले गए, वो फर्स्ट ईयर में, मैं सेकंड ईयर में, बिकॉज डायरेक्ट एडमिशन था। छोटे एक रूम में रहने लगे, खर्चा बढ़ने लगा। अब क्या किया जाए, तो नांदेड़ के बाजू में एक छोटा सा गांव था, मतलब गांव में नॉर्मली किराया कम होता है शहरों से मुकाबले। तो मैंने सोचा कि एक बड़ा भाई हूँ, तो छोटे भाई को बोला तू अपने दोस्त साथ रह ले, मैं गाँव में आके रह लेता हूँ। नदी किनारे गाँव था, 20 रुपये किराया था सर, बाकी नांदेड़ में किराया 100 रुपये था, मतलब 20 रुपये में अपना काम हो जाएगा। लेकिन उसका ये फ़ायदा हुआ सर कि नदी के वहाँ से मैंने एक दिमाग की हम स्विमिंग सीख लिया जाए। अभी जिस जगह में आप जाओ तो उसका फ़ायदा होना चाहिए, फिर वो जगह कोई भी रहे, चाहे गरीबी रहे। अगर मुझे गरीबी में भूख लगी तो ज़्यादा तो मुझे भूख लगी तो जो खाना भी मिलेगा, जो भी अगर चना भी मिलेगा आपको, तो उस खुशबू का मजा आएगा। क्योंकि मैंने रेलवे में देख लिया था सर कि जब ट्रेन लेट होती थी तो हमारा चने वाला जो उबले चने थोड़ा तिकट डाल के बेचता था, तिकट और 2 प्याज डाल के। और जब भूख लगी रही तो चने की खुशबू ना सर, ऐसा लगता कि वाह ये मिल गई। तो पनीर वनीर से तो बहुत चने की खुशबू जब भूख लगी रही। तो जब तुम किसी चीज़ में रहते हो, गरीबी में आते हो तो या ऐसे रहते हो, तो तुम उसका फ़ायदा उठा जाना चाहिए, क्योंकि गरीबी तुम्हारे लिए एक सोने पे आगे बढ़ने का एक मौका है। तो मैंने वो गांव में स्विमिंग सीख ली, तैरना सीख लिया, बोटिंग की सारी स्किल सीख ली। हाँ, और करते करते वो 1 साल वहाँ गुजारा मैंने। बाद में लगा कि फाइनल में लगा कि कंप्यूटर नए नए आए थे उस ज़माने में, तो कंप्यूटर सीखना चाहिए। कंप्यूटर सिर्फ कॉलेज लैब में होते थे सर, लैपटॉप का ज़माना नहीं था, किसी का लैपटॉप खरीद के पैसे नहीं थे। तो हमने सोचा कि हॉस्टल में रहा जाए, तो हॉस्टल की फीस बहुत ज़्यादा थी। तो दोनों भाई कैसे करना चाहिए, लैब उसका कंप्यूटर साइंस था, मेरा सिविल था, लेकिन हमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट था एक। तो हमने गए, हमारे जो वार्डन थे उनको बोले कि सर जी हम दोनों में को रहना है, पैसे नहीं है, क्या करोगे। तो विनत थी कि तो वैसा कर लो, तुम रह लो चुपचाप। तो हमने थोड़ी रिश्वत दी, रिश्वत बोलो जो भी बोलो, हमारी किस्मत है। उनको बोला कि सर जी इतने रुपए, तो रुपए ले ली सर ने, 200 रुपये हमारे से, और बाकी मिले तुम रह लो जहाँ रहना। तो हमने फाइनल ऐसे गुजारे। बाद में वो हमने पैसे पे कि आज मैं जब जाता हूँ तो मैं पे करता हूँ किसी और तरीके से, लेकिन कंप्यूटर सीख लिए। और वहाँ से सर मैंने जो हमारे एग्जाम होती इंजीनियरिंग के फाइनल में गेट करके, मैंने गेट स्कोर क्रैक किया। और ताकि उसके बाद आगे का सफ़र, जो आईआईटी की आपने बात की, तो अप्लाई किया आईआईटी बॉम्बे को, सारे आईआईटीज़ में आईआईटी एडमिशन हो चुका था ऑलमोस्ट। लेकिन जिस दिन एडमिशन जाना था लेके, उस दिन हमारी फाइनल एग्जाम थी, तो मैं आईआईटी जा नहीं पाया। लेकिन VNIT जो नागपुर में, वहाँ एडमिशन मिल गया, वहाँ जाके एडमिशन ले लिया एनवायरमेंटल में। तो ऐसा इंस्टेड ऑफ आईआईटी आई वेंट टू VNIT नागपुर। मतलब कमज़ोर कोई नहीं है, जिसने कम जोर लगाया वही कमज़ोर है। बराबर, इसलिए कमजोर लग जाएगा वही कमज़ोर है। जिसने दिल में सोचा कि ये होना है तो ये होना है, और आपने करके दिखाया। हाँ। फिर आप CUNY न्यूयॉर्क में कैसे पहुंचे? मतलब डायरेक्टली VNIT से पहुंचे या फिर और भी कुछ थी जर्नी? ये एक जर्नी थी कि एमटेक, तब तक तो मैं अपने आप पे इतना भरोसा आ चुका था कि कुछ भी कर सकते हैं।
ज़िंदगी में ठान लो तो कुछ भी हो सकता है, बस तुम्हें ठानने की ज़रूरत है। तो वहाँ से डिस्ट्रिक्ट में पास हुआ, मैं नागपुर में नंबर 1 पे था, डिस्ट्रिक्ट में पास हुआ। उसके बाद मैं नीरी जो संस्था है बहुत बड़ी यहाँ पे नागपुर में एनवायरमेंट इंजीनियरिंग की, वहाँ मेरा प्रोजेक्ट था। तो उसके हेड ने मेरा रिसर्च देख के बोला कि तू IIT बॉम्बे जा, ये मेरा लेटर दे उनको, तेरा एडमिशन हो जाएगा। लेटर लेके बॉम्बे पहुँचा, लेकिन कॉलेज शुरू नहीं, कोर्स जो सेमेस्टर शुरू होता है वो अगस्त में होता है, तो मैं जल्दी पहुंच गया। तो 6 महीना 8 महीना काम किया प्राइवेट में। उसके बाद मेरा एडमिशन हो चुका था, क्योंकि मेरा गेट का स्कोर अच्छा था। जो एमटेक में मिस किया, उसी जगह पे मैंने पीएचडी शुरू की। लेकिन एक थोड़ी दुविधा और आ गई कि पीएचडी शुरू की, पीएचडी कहाँ से शुरू किया? IIT बॉम्बे में पीएचडी शुरू IIT की। बॉम्बे से। हाँ सर। और शुरुआत तो पीएचडी शुरू की अच्छी हुई, अच्छा सब्जेक्ट थोड़ा मिला। लेकिन एक दुविधा आ गई कि हमारे जो प्रोफेसर थे वो पीएचडी को लेते थे 8 साल। लेकिन उसके पहले, चलने से पहले मेरे एंगेजमेंट, फिर सभी जो पीएचडी के स्कॉलर थे IIT में, सब क्या करते हैं कि शादी कर लेते इमीडिएटली, कि शादी की नई हनीमून पीरियड में पीएचडी का दुख चलता नहीं पता। तो ये IIT की कहानी है, सारे IIT के स्कॉलर यही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि शादी कर लेते ताकि हनीमून पीरियड की वजह से IIT में जो दुख होता है लंबे समय तक, रात दिन में, वो कम हो जाता है। तो हमने एंगेजमेंट कर ली IIT में। और लेकिन जब ऐसा चला पता कि हमारा प्रोफेसर जो थे वहाँ पे, वो हमारे रिसर्च से ज़्यादा खुद पे काम कराना ज़्यादा विश्वास रखते हैं, खुद का घर का काम करो, ये करो। तो हमें थोड़ा बुरा लगा सर, हमारे स्वभाव में एक थोड़ा झटका लगा वहाँ पे, कि जब उन्होंने अपने घर के काम बताना शुरू किए। तो हमने सर बोला कि ऐसा मुश्किल हो जाएगा कि ये करके पीएचडी नहीं हासिल करनी तो अपने दम पे करनी है। वो कॉन्फिडेंस शुरू से आ चुका था। तो हमने जिस दिन शादी थी हमारी तुमसर में, तो हमारे एंगेजमेंट फरवरी हुई थी, सोचा कि थोड़ा लॉन्गर पीरियड रहेगा तो एक दूसरे जान लेंगे। तो शादी जब आना था तो उस दिन पहले मैंने डिसाइड कर लिया कि हम पीएचडी छोड़ रहे हैं। और शायद हमारी शादी के वक्त हमारी जो अरेंज मैरिज थी, तो हमारे ससुर ने लड़की ये देख के दिए थे कि लड़का पीएचडी IIT कर में पीएचडी है तो ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगा ही मिलेगा, सोच के दिए थे। लेकिन जब वापस आके अपनी वाइफ को बताया, होने लगे को बताया कि देख हम पीएचडी छोड़ रहे हैं, और शायद जॉब का इंटरव्यू दे के आया, तो शायद जॉब मिल जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन शादी थी उसके एक दिन पहले हमें ऑफ़र लेटर आया जॉब का, कि तो हमारा जॉब किसी प्राइवेट में लग गया है। तो शादी कर ली, उन्होंने भी घर में बताया नहीं, हम दोनों चले गए ना बॉम्बे, जॉब ज्वाइन कर ली, देखा कि जॉब सब ठीक चला तो पीएचडी छोड़ दी। लेकिन उसका दुख रहा सर कुछ दिनों तक। उसके बाद ये था कि एक चीज़ छोड़ना हमारे नसीब में नहीं है, छोड़ना मीन्स हमारे स्वभाव में नहीं है। अगर स्विच पकड़े तो उसे पूरी करनी है। तो पीएचडी करनी थी। अब ये हो रहा था पीएचडी करनी कहाँ पे, शादी हो गई, एक छोटी बच्ची हो गई, और आस्था नाम की, और करनी थी भी। तो छोटा भाई ने बोला कि भाऊ सारे बच्चे जाते, तुम तो पीएचडी करने लायक हो, अमेरिका जाना चाहिए। उस वक्त काफ़ी IIT इंडस्ट्री का रिवोल्यूशन हो चुका था, लोग जा रहे थे। तो मेरा भाई भी शायद अमेरिका जाने का प्लान चला था, तो तुम भी ट्राई कर लो। तो हमने जॉब करते थे, JRE टॉफल दिया, अच्छा रेज्यूमे था, डिस्ट्रिक्ट मार्क थे, अच्छा प्रोजेक्ट था। तो हमने उस दौरान नया नया इंटरनेट आया था, तो मैंने 600 कॉलेजेस, 600 को मैं 600 प्रोफेसर को अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट 200 कॉलेजेस वर्ल्ड के अप्लाई किया था। मैं सबको ईमेल लिखता था, मैं रात को बैठ के, दिन को ईमेल लिखने का, रात को इंटरनेट कनेक्ट कर ईमेल छोड़ देने का, आउटलुक से जाते थे ईमेल 600। मैंने एक महीना तो यही कर, रात भर यही काम करना था कि ईमेल लिखो, सर्च करो इंटरनेट से, ईमेल लिखो, सर तुम्हारा ये रिसर्च अच्छा है, तुम्हारा हम इसमें इंटरेस्ट है। और किस्मत देखिए कि बहुत सारे लोगों को रिस्पॉन्स आए, और फिर हमने अप्लाई करना शुरू किया। तो फिर एक क्यूनी जो सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क है, वहाँ के प्रोफेसर ने ईमेल कि तेरा रिज्यूमे अच्छा लगा, तेरे से इंटरेस्ट अच्छा है, तो आई विल ऑफर फेलोशिप। तो उन्हें फेलोशिप दी, और हमने निकल पड़े अमेरिका के लिए, मुंडीकोटा से अमेरिका। और आपने पीएचडी भी बहुत कम समय में पूरी करी है। हाँ सर, जो मैंने लास्ट पीएचडी में 1.5 साल IIT में किया था, शायद किस्मत देखो उल्टी। वहाँ पे जो प्रोफेसर थे, अमेरिका का एक खास बात है, वहाँ प्रोफेसर बड़े ऑथेंटिक रहते हैं और ऑनेस्ट रहते हैं। वो आपको खुद का घर का काम देंगे नहीं, वो आपको काम को ही आपका वैल्यू समझेंगे। और इसी वजह से शायद मैं मेहनत की, और मेरी पीएचडी उस यूनिवर्सिटी में 2 साल 9 महीने में फिनिश की मैंने। वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पीएचडी इन दैट कॉलेज और यूनिवर्सिटी। और पीएचडी के बाद आपने जॉब किया या फिर कुछ और? और एक चीज़ बताना चाहूँगा सर पीएचडी में। छोटी घर में बेटी थी, और शायद मेरा भी एक था कि सबने पढ़ना चाहिए।
शायद भाई रहे, लड़का है लड़की रहे, और वाइफ को भी पूछा तुम्हें पढ़ना है क्या, तो वाइफ ने बोला हाँ पढ़ूंगी। तो वाइफ को फिर बोला तुम भी जीआरई टॉफल दे दो, तो वाइफ ने भी जीआरई टॉफल दिया, उसने अच्छा स्कोर आया। अभी दो लोग पढ़ने वाले और बेटी के लोग अमेरिका समान शहर में रहना, ये भी थोड़ा टफ काम था। तो हमारी माँ जो हमारा गुरु है, मेरी गुरु है, शायद माँ के ने बहुत पढ़ाई नहीं की, 7वीं क्लास पास थी, लेकिन वो तो मेरी गुरु है, जिससे मैं बहुत सीखा हूँ सर, आपको बताऊँगा। उसने खड़ी हुई, बेटा तुम पढ़ना, तुम जाओ, मैं बेटी को संभाल लूँगी। तो हम 1 साल की बेटी को तुमसर में छोड़ के, हस्बैंड वाइफ, मैं पहले चला गया, उसके बाद 6 महीने वो आई। उसने मास्टर्स फिनिश किया 2 साल के अंदर क्विकली, मैंने पीएचडी फिनिश करी, और जैसे पीएचडी फिनिश करने के 1 महीना पहले आके अपनी बेटी को यहाँ से ले गया, ताकि जब पीएचडी फिनिश तभी मुझे जॉब मिल गया। ये जब नोवा का एक फेलोशिप है, पोस्ट ऑफ फेलोशिप, वो मिल गया 2 साल के लिए कोलोराडो में, और देन आगे बेटी को लिया। ये बहुत बड़ी बात है, अपनी 1 साल की बेटी को छोड़ के जाना बहुत बड़ा सेक्रीफाइस भी लगता है, बहुत बड़ा कलेजा भी लगता है। हाँ सर, बहुत बड़ा कलेजा था ये, पता नहीं कैसा हो पाया हमसे, मुझसे शायद हो पाया, शायद उसकी माँ से कैसा हुआ, इसके बारे में मैं ज़रूर नहीं बता पाऊँगा। लेकिन हाँ सर, ये सेक्रीफाइस मेरे से ज़्यादा मेरी वाइफ का था, एक छोटी बेटी को छोड़ के जाना। हाँ, और सबसे बड़ा शायद मेरे माँ का भी था कि उन्होंने इस वक्त साथ दिया कि अपने छोटे से बच्चे को अपने बच्चे से संभाला। और सबसे वो साथ मेरा छोटा भाई बालू जो है यहाँ पे कंप्यूटर, जिसके नाम पे आप कंप्यूटर स्टूडेंट है, उनकी वाइफ का, जिन्होंने मेरी बेटी को संभाला। तो शायद सर ये एनर्जी थी मेरे भाइयों की, जो साथ खड़े रहे मेरे साथ ज़िंदगी भर। सारे भाई, मेरे 4 भाई है सर, एक अब अमेरिका में है मेरे साथ, एक यूके में है, दुबई है, और उन्हें मेरा हमेशा साथ दिया, और मुझे कभी कभी नहीं पढ़ने दिए, मेरे आंसू में कभी आने दिए नहीं। और शायद बोलते ना, वो सबका जो प्यार बोला ना, एनर्जी, ये इन्हीं की कृपा है। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरे भाइयों ने मुझे यहाँ तक लेके आए। शायद मैं खुद का इसलिए बोल रहा हूँ कि, लेकिन जो लक जो आपने बात किए थे, ये इनकी एनर्जी थी मेरे को आगे बढ़ाने लगी। तो बहुत बड़ी बात है, आज भी आप अपना जो क्रेडिट है अपने भाइयों को दे रहे हो, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। मीन्स आज जनरली देखा जाए तो सॉलिटरी फैमिली दिखती है, और आप एक बता रहे कि भाइयों का प्यार, और वो ज़रूरी भी है आज लाइफ में, वो चीज़ ज़रूरी है, और वो आप दिखा भी रहे कि वो हुआ आपके साथ, अच्छा हुआ। बट कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत बड़ी मेहनत थी, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस था, जिसके बलबूते आपने ये हासिल किया। लेकिन आप ये बताइए, आज अगर किसी को ये सब हासिल करना है, क्या ये आसान है? हाँ सर, आसान तो लाइफ में हर चीज़ है, ज़िंदगी में टफ चीज़ कुछ भी नहीं है। स्ट्रगल जो हम बोलते हैं सर, आपको एक कहानी बताता हूँ मैं। हम इंजीनियरिंग में थे, तो हमारे हॉस्टल में जब आए थे रहने के लिए, तो हॉस्टल के मेस में ना हमारे एक मामा था, मेस वाला मामा, और मामा की मेस सबसे सस्ती मेस थी, जो मेस बोलते हैं ना, खाना वाला, खानावड़। और वो सस्ती में मामा खाने में हमको खिलाता था चना, बटाना, कभी कभी गोभी मिल जाती थी, और यही सब्जी थी कि जो सस्ती सब्जी रहती है, आसानी से बनती, वही खिलाता था। और सब परेशान थे मामा से, और थोड़ी सस्ती हो जाए, लेबर भी नहीं था, तो वही फटाफट रोटी जल्दी भी बना दो। तो हमें सोचा कि यार यही खाना पड़ेगा अगले 1 डेढ़ साल तक, तो कैसा किया जाए, क्योंकि तुम हर बार दुखी तो एवरी रो नहीं सकते, यार क्या चना बनाया, क्या वटाना बनाया, क्या मटकी बनाई, यही खाना था। तो इससे प्यार करना ज़रूरी है, जो भी दुनिया में दुख आया तो प्यार करना जरूरी है, और क्योंकि जब तक तुम जो सिचुएशन को प्यार नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। तो सोचा कि इससे प्यार कैसे किया जाए सब्जी से, ये चना है, वटाना, मटकी है, इसी से प्यार कैसे चले, और जाड़े जाड़े चने जिसमें तीखा तेल वल कुछ नहीं, थोड़ा तिखट रहेगा, थोड़ा ऑयल रहेगा, वही। तो सोचा कि फिर याद आ गई कि जब हम ट्रेन में सफ़र तो वो चने बड़े खुशी लगते थे। तो बोला चलो एक काम करते हैं, इसको प्यार करना चाहते। तो मैं संडे के दिन था, एक दिन पहले, कि मामा को पूछा, मामा कल क्या बना रहे हो शाम को, तो बोले चने बना रहे। तो क्यों, मतलब कुछ नहीं। संडे को सुबह उठा, सुबह सुबह अपने खेलने गया, स्विमिंग गया, नाश्ता वास्ता तो वो जमाना था नहीं, बड़ी भूख लगी, 11 बजे तक लंच नहीं किया मैं। फिर दोपहर का जो खाना होता है लंच, वो नहीं किया। 1 बजे फिर लुक, 3 बजे तक तो भूख बर्दाश्त नहीं होती, कि जब यंग रहते तो भूख बर्दाश्त नहीं होती। फिर खेलने गया, 4 बजे तक खेला, तो अब भूख के मारे जान जा रही। 6 बज गए तो रुक नहीं पाया, तो जाके मामा बैठ गया उनके किचन में कि मामा दो, क्या हो रहा है। तो बोले खाना 8 बजे तक बन जाएगा, चिंता ना करो। तो बोला मामा 8 बजे तक भूख तो जम के लगी, तो मामा क्या करूँ मैं, तो मैं दो आपको काट के देता हूँ।
थोड़ा प्याज व्याज काट के देना शुरू किया। जब आदमी को भूख लगी थी सर, तो पहली बार मैं थोड़ा तेल डाला, प्याज डाले, तो खुशबू आती है। आपने कभी, मैं दोस्तों को बताना कि जब कभी माँ खाना बनाती है भूख लगी तो कभी रह के देखो माँ के पास, वो खुशबू भी तुम्हें ऐसा सवाल है तो वो जो चने की सब्जी बनी उस दिन और जो भूख थी, वो चना, वो जितना स्वादिष्ट फूड रहता है उससे स्वादिष्ट फूड मैं कभी खाया नहीं सर। तो जब भी मैं किसी चीज़ को प्यार करना चाहता हूँ ना, जो भी सब्जी बनाती थी, मैं जितनी हेट सब्जी थी, जैसे करेला लोगों को पसंद नहीं आता है, ये नहीं वो नहीं, तो सारी सब्जी को मैंने ये ट्राई किया और वो सारी सब्जियाँ मेरी फेवरेट बन गई। तो जब भी आपके ज़िंदगी में वो चीज़ तुम्हें नफरत लगे, जिस तुम नफरत को सोचो कि इससे मैं प्यार कैसे करूँ, इससे मैं चाहूँ कैसे, जैसे तुम ये चाहना शुरू करोगे तो हर संघर्ष, हर दुख तुम्हें सुकून लगने लगेगा। सही है, अगर किसी चीज़ को बदल नहीं सकते तो उसे अपना लो, उसी से प्यार कर लो, हाँ तो सर, ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये आपने बहुत अच्छा फंडा अपनाया और आपने बहुत अच्छा फंडा सभी बच्चों को बताया और वो फॉलो भी करेंगे। हाँ। बट फिर भी चैलेंजेस तो बहुत थे और आज भी चैलेंजेस बहुत है। आपको क्या लग रहा है, उस समय चैलेंजेस ज़्यादा थे या आज चैलेंजेस ज़्यादा है? आज कंपटीशन ज़्यादा है या उस समय ज़्यादा था? कॉम्पिटिशन तब भी था और अभी भी रहेगा, कंपटीशन तो रहेगा सर। अभी कंपटीशन है तो फैसिलिटीज़ भी है, और चैलेंजेस का तो ऐसा मेरा मानना है कि चैलेंजेस आपका मनोबल टेस्ट करती है, अगर आप कैसे हैंडल करते हो कोई भी चैलेंजेस को। तो और एग्जांपल दूंगा कि मुझे ज़िंदगी में पढ़ाई तो करना था, लेकिन ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी करनी थी, बहुत बहुत सपने थे, और उनको भी पूरा करना था। कि बचपन में जब 12वीं तक थे हम, तो हम चक्की चलाते थे, कभी खेलने को मिला नहीं, थोड़ा बहुत वक्त मिला थोड़ा खेल लिए। तो जब पहली बार घर से बाहर, तो मतलब कि कुछ तो किया जाए, ये जो मिस किया मैंने चक्की चलाते वक्त, ट्रेन में रहते वक्त, कभी खेलने को, तो मतलब ये जो वक्त है कॉलेज का, ये पढ़ूंगा भी और खेलूंगा भी, राइट। अब चैलेंज ये था कि दोनों चीज़ हो नहीं सकती, पढ़ना भी और खेलना भी और सब कुछ करना है, स्विमिंग भी सीखनी है। तो मैंने कि ये चैलेंजेस को अपनाया जाए, तो मैंने पढ़ाई का सब कैसे कम कर सकते हैं ये अपनाया, कि पढ़ाई का समय कम कर लेंगे। अभी जो पढ़ते थे 8 घंटा 6 घंटा, उसके 1 घंटे में कर लेंगे और बाकी वक्त खेल लेंगे। मतलब 8 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे 2 घंटे में कर ले सर, ये कैसे पॉसिबल है? सर। हाँ सर, इसका सर एक कॉन्सेप्ट लाना है कि ऑप्टिमाइज द स्टडी पैटर्न। इसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको कम से कम समय में पढ़ा जाए, विजुअलाइज किया जाए दिमाग के अंदर। और एग्ज़ाम, सर मेरे लिए एग्ज़ाम ये चीज़ है कि एग्ज़ाम में आपके ब्रेन को दिया हुआ काम जो आपने 2 दिन पहले पढ़ा, 3 दिन पहले पढ़ा, क्या कल पढ़ा, एग्ज़ाम के बाद स्ट्रेस के पीरियड में आपको याद आना चाहिए। ये एग्ज़ाम होती है, सिंपल सी बात। तो हमने क्या किया कि अपने ब्रेन को उतना ही काम दिया, जैसे अपने समझो अपने 12 चैप्टर्स है आपके फिजिक्स के, या आप जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके जितने भी चैप्टर्स है, तो हमने क्या कि हर चैप्टर से दिमाग को बोला कि तू पूरी किताबें याद मत रख या चैप्टर याद मत रख, उस चैप्टर कीवर्ड्स याद रख, जो मतलब वर्ड्स रहते कीवर्ड्स। और अपने ब्रेन को ये ट्रेन किया कि वो कीवर्ड्स से हम सेंटेंस बनाएंगे या थ्योरम बनाएंगे या एल्गोरिथम बनाएंगे, और वो विजुअलाइज करके बनाएंगे। एक बार पढ़ लिया, आंखें बंद कर ली, वो आंखों का आगे विजुअलाइज होते रहेगा कि अगर ब्रेन को मल्टीपल तरीके से आप दो तो ज़्यादा याद रखेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ो, आंखों आगे विजुअलाइज करो या सुनो, किसी ने किसी कोई लेक्चर दे रहा है सुनो। तो हम ये कॉन्सेप्ट ऐसा करते कि इनसे जैसे पढ़ाई में ऑप्टिमाइज कर लिया। तो हम दूसरी चीज़ है कि हम पढ़ाई तभी करते थे जब ब्रेन फ्रेश हो। सुबह 6 बजे या 5 बजे से उठ के पढ़ाई कर लो, चलते जाओ। चलने से आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा, क्योंकि आप चलने से थकोगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन लोगे तो ब्रेन फ्रेश रहेगा। ब्रेन फ्रेश, वो सुबह पढ़ाई कर लो, पढ़ाई सिर्फ आधा 1 घंटा कर लो, फिर ब्रेक लो, फिर आधे घंटे पढ़ाई कर लो। तो हमने पढ़ाई को डिवाइड किया समय में और सुबह के समय में। और स्कूल के बाद जितना खेलना है खेल लो, बॉडी को आराम से रेस्ट दो। जब बॉडी थक के सो जाएगी तो अच्छा ब्रेन सुबह बहुत फ्रेश मिलेगा। तुम दिन भर स्क्रीन देख के सोओगे तो तुम्हें अच्छी नींद नहीं आएगी, इसलिए थक जाओ, इतना सा थक जाओ ताकि जितना अच्छी नींद आई सुबह उठो, पढ़ने को लगो। सर, एक गांव से निकलना और अमेरिका जाना, और इसमें एक
हमारे एरिया में स्पेशली या छोटे गांव में हमारे देश में देखा गया कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है बच्चों को। तो आपने ये इंग्लिश का डर कैसे दूर किया, मतलब गांव में आपको, और आपने बताया कि 10th में भी या 12th में भी आपके परसेंटेज उतने अच्छे नहीं थे, सो ये इंग्लिश का डर कैसे दूर हुआ, और जीआरई टॉफल जैसी जो टफ एग्जाम है जो इंग्लिश पे बेस्ड है, ये कैसे क्रैक करा आपने? सर डर तो बहुत था ज़िंदगी में, आप डर की बात अच्छा की है कि सबसे बड़ा डर था सर अपने आप को कम समझना। तो मैं पहले वहाँ से शुरुआत करता हूँ कि एक गांव का लड़का रहता है, सबसे बड़ा जब शहर में आता है तो सबसे बड़ा डर है कि गांव का लड़के हो तुम। दूसरा डर ये था सर रहता है अपने आप को कम समझना कि तुम गांव के पहले लड़के हो, तुम गरीब भी हो। तीसरा डर मेरे साथ ये था कि साला हम दुबले पतले भी थे, गरीब लड़के दुबले पतले देंगे तो भी डर था कि कोई किसी भी धमकी दे दे, राइट। और चौथी डर ये था कि सर हकलाता भी थोड़ा सा आवाज़ में, मेरे थोड़ा आवाज़ डिफरेंस है कि इतना क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा फंबल है। तो जब 4-5 चीज़ें मेरे साथ भगवान ने दे दी, अब भले इससे तो बढ़ के दिखा, ये तो गरीब बना दिया, गांव का बना दिया, फंबल बना दिया, दुबला पतला बना दिया, हीरो समान नहीं बनाया, तो बोले ये तो वो चाहे इससे तो लड़के दिखा दे। अब बोला यार इससे कैसे लड़ा जाए। तो उस जमाने में आदि थे उपन्यास, एक वेद प्रकाश शर्मा नाम का एक लेखक था, उनकी उपन्यास थी विजय, उसमें कैरेक्टर थे विजय दी ग्रेट, विकास दी ग्रेट। हमने समझा यार हाँ अपने आप को ग्रेट लगा देते हैं। तो सर मैं बचपन में मेरा सिग्नेचर था तारेन दी ग्रेट, तारेन दी ग्रेट। तो अपने आप को मैंने ग्रेट समझना शुरू किया कि साला दुनिया कुछ भी ले, मैं खुद को कम समझूँ, क्योंकि सबसे बड़ा हम ही खुद को समझते कम। हम जब डरते लोगों से तो हम खुद को कम समझते, हम खुद को कम नहीं समझेंगे। पहले बात चलो यहाँ शुरू करते हैं, मैनिफेस्टेशन। अपने आप को कम नहीं समझो, बस खुद को बोला कि तू ग्रेट है, तू जो करेगा अच्छा करेगा, विकास दी ग्रेट समान, राइट। तो ये दिमाग सिग्नेचर भी मेरा वो कैसे आज भी सर मेरे कार के नंबर प्लेट अमेरिका में तारे दी ग्रेट मैं रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब हम खुद को जब अच्छा समझते हैं, स्ट्रांग समझते हैं, तो अपने आप अपना माइंड उस दिशा में काम करना शुरू करता है कि जो भी चीज़ आसान है। तो वहाँ से शुरू किया सर मैंने, खुद को अच्छा समझना पहली बात। इट इज़ योर सीक्रेट टू सक्सेस। सीक्रेट टू सक्सेस, क्योंकि जब तुम खुद को अच्छा समझोगे नहीं, मैं सारे विद्यार्थियों को यही बोलना चाहूँगी, तुम जो सुन रहे होंगे तो सबसे पहली बात खुद को कमजोर मत समझिएगा, क्योंकि हर इंसान के कुछ ना कुछ ताकत होती है जो तुम्हें मौजूद बनाती है, कुछ ना कुछ ताकत होती है, और तुम्हें वो अपना सीक्रेट ढूंढना है कि मेरे पास क्या अच्छी ताकत है। और कुछ भी नहीं हो तो खुद का दिमाग तो है, हमारा सबसे पावरफुल चीज़ दिमाग है। शायद दिमाग पे आगे बोलूँगा, लेकिन सब अगर दिमाग अगर बोल दिया कि हम अच्छे हैं सर, इसमें मैंने काफ़ी और रिसर्च किया कि हाउ ब्रेन कैन मेक यूर सेल्फ आउट ऑफ द एनी डिसीजेस। बीमारियाँ से दिमाग कैसा निकाला, आपको निकाल के लाएगा, तो अलग बात है। लेकिन मैंने ये चीज़ ये आपने बोला कि ये सीक्रेट, तो यही सीक्रेट था सर। खुद को मैं ग्रेट समझने लगा और अच्छे कर्म करने लगा, और उसी ने मुझे यहाँ तक लाया। अगर आप सोचते हो आप कर सकते हो, आप सही हो। आप सोचते हो आप नहीं कर सकते तो आप सही हो। आपने यही सोच रखी कि आप कर सकते हो और आप सही साबित हुए। लेकिन इंग्लिश सीखना कैसे चालू किया, क्योंकि वही मतलब बहुत डरावनी चीज़ लगती है सबको। बराबर। तो उस ज़माने में नए नए केबल टीवी आए थे सर, और इंग्लिश सच में बिकता था। और सबसे बढ़िया आपको एक और कहानी बताऊँ, एमटेक के थीसिस में, एमटेक जब मैं वी में था तो हमारा प्रेजेंटेशन था, थीसिस का प्रेजेंटेशन जो प्रोजेक्ट रहता है एमटेक में, और उसके पहले मैं कभी प्रेजेंटेशन दिया नहीं था। उस दिन प्रेजेंटेशन वो एक स्लाइड था, स्लाइड पे लाइट वाला स्लाइड में स्लाइड बनाओ, हाथ से लिखो, रखो और प्रेजेंट करो। और मेरा प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा बना था मैंने, और नर्वस था बहुत ज़िंदगी में, क्योंकि नर्वसनेस कभी गई नहीं थी, और वही टेस्ट होना बाकी था। तो 25 स्लाइड का प्रोजेक्ट था मेरा, मैंने 5-6-7 स्लाइड हो गई। उसके बाद इतना नर्वस हो गया कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, मेरे से आवाज़ आना ही बंद हो गई, आंखों में आंसू आ गए। और मेरे आंखों में आंसू आ गए तो आगे जो कुछ लड़के थे हमारे क्लास में वो हंसने लगे। वो बड़ा दुख हुआ सर। मेरा जो गाइड थे उन्होंने आए, बेटा डोंट वरी, तो अगर ये स्लाइड मत दिखा, तूने जो प्रोजेक्ट किया है वो दिखा दे लैब में जाके। उनको लैब में ले गया, उनको दिखा, बड़े खुश हुए। और तब डॉक्टर तपन चक्रवर्ती वन ऑफ द साइंटिस्ट थे नेहरू के, बड़े फेमस साइंटिस्ट, और मेरे गाइड थे, और डॉक्टर लाटकर जो एमटी के प्रोफेसर वाला गाइड थे। तो उन्होंने बोला कि चिंता मत कर, ये छोटी चीज़ है, ये आगे देख, तो आगे क्या कर सकता है।
तो उन्होंने एक शब्द बोले कि जो हुआ हो जाने दे, यहाँ से ट्राई कर। और उस दिन मैंने सच कसम खाया था कि मेरे इंग्लिश के लोग जो हंसे थे, तो एक दिन मैं अमेरिका जाके प्रोफेसर बन के कहीं जहाँ जाऊँगा जहाँ खुद को प्रूव करूँगा। आज हम अमेरिका में जो प्रोफेसर हूँ सर, मेरी रैंकिंग बड़ी हाई है। आई एम खुद को बताना नहीं चाहता प्राउड, बट यस। तो मैं सारे बच्चों को ये सिखाता हूँ, और मैं सारे बच्चे आज भी मेरे कॉलेज छोड़ इंजीनियरिंग के अमेरिका में भी सारे अलग अलग कंट्री से बच्चे आते हैं, वो मेरे फेवरेट है, उनका मैं फेवरेट हूँ, और उनको हेल्प करता हूँ। लेकिन आपका पॉइंट पे आता हूँ कि उसके बाद जब मैं एमटेक के बाद आया तो इंग्लिश चैनल देखना शुरू किया, CNN, NBC, जो नए नए चैनल आने थे, न्यूज़ समझना, न्यूज़ अंडरस्टैंड करना, और इंग्लिश धीरे में तब जाती गई। फिर वो बार बार जब सुनते हो वही चीज़, इंग्लिश, BBC, ब्रिटिश इंग्लिश, तो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते गए खुद को अपने दिमाग में। कि बोलने तो डर लगता था कि इंडिया में कोई इंग्लिश बोलता नहीं था, तब बातें नहीं करते। आजकल इंग्लिश आ गया काफ़ी सारा, तो खुद को प्रैक्टिस करा करा के खुद को बल पे दिया, फाइनली इंग्लिश पे फतेह हासिल करी। बस ज़्यादा कर ली, और वहाँ प्रोफेसर बन गया। बहुत अच्छे प्रोफेसर। बहुत अच्छे प्रोफेसर, यस। आपका ड्रीम है कि आप बच्चों को गाइड करें। आप इतने बड़े प्रोफेसर हैं, फिर भी आप आके देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप करते भी हैं, और आप आज भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका गए और आप इंडिया को भूल गए, या आप अमेरिका गए और आप तुमसर को भूल गए। आज भी आप मुंडीकोटा से जुड़े हुए हो, आज भी आप अपनी माटी से जुड़े हुए हो। आपने राष्ट्रीय स्कूल से पढ़ाई की और आप वहाँ पे भी टीचरों से मिलते हैं, वहाँ के बच्चों से आप संवाद करते हैं। तो इसके पीछे क्या है? हाँ सर, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ऑफकोर्स आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई, चलो फॉरेन यूनिवर्सिटी छोड़ दो, यहाँ का भी कोई प्रोफेसर कभी अपने गांव के स्कूल में जाता नहीं। उनको लगता कि मेरा स्टेटस कम हो जाएगा, और ये नॉर्मल लोगों का बिहेवियर है। वैसे वो तो छोड़िए, लोग गरीब के घर जाते भी नहीं, लेकिन मेरा सोचना अलग है सर। शुरू से मैं आपको बता कि पॉलिटेक्निक में मेरे जो दोस्त थे वो जी गरीब के घर के लड़के तो होंगे, या यानी मेरे से कम, और हर एक राइट, तो मैं पकड़ा। तो मुझे लगा कि ये जो मैं जाऊंगा ना सर, ये मेरे एनर्जी को बढ़ाएगा। मैं फिर से बोला कि सर, जो लोगों की मेरे पे जो सोच अच्छी बनती है, मेरा लक बनाती है। मेरे प्रति लोगों की जो सोच अच्छी बनती है वो मेरा लक बनाती है। मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं उनसे ले रहा हूँ। जब मैं जाता तो उनसे मेरी एनर्जी लेता हूँ, उनसे पॉजिटिव, उनको अच्छा लगता है। मैं कुछ किया, उनको अच्छा लगा, तो मेरा एनर्जी बन गया, वो मेरा फ़ायदा हो गया। लोगों को उल्टा लगता है, लोग जाते हैं अरे उनका फ़ायदा, नहीं नहीं, वो मेरे लिए फ़ायदा है सर। लोगों की सोच मेरी अच्छी जो होती है वो मेरे लिए फ़ायदा है, तो मैं उसको लक समझता हूँ, और फिर इसी बहाने में उनका भी भला हो जाता है। तो आज तक मैंने इंडिया में बहुत सारे यूनिवर्सिटी, ऑलमोस्ट 15 से 20 यूनिवर्सिटी गया हूँ। कॉलेज तो बहुत सारे गया हूँ। यूनिवर्सिटी इन्वाइट किया, क्योंकि जब अगर अमेरिका में साइंटिस्ट हो तो यहाँ पे इन्विटेशन अच्छा मिल जाता है, यहाँ पे लोगों को भी अमेरिका के लोग अच्छा लगता है, तो चलो अच्छी बात है। तो मैं भी वही करता हूँ। फिर जाता हूँ दिल्ली, बम्बई, बॉम्बे या उड़ीसा, हैदराबाद, अलग यूनिवर्सिटी जाके लेक्चर देता हूँ। बच्चों को यही कहानी सुनाता हूँ कि कैसी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए, कैसी पढ़ाई करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात और ही चीज़ बात है कि लोग क्या कहेंगे, ये सबका डर रहता है कि लोग क्या कहेंगे। सर लोग क्या कहेंगे, ये वर्ड है ना सर, 99% लोगों की ड्रीम खत्म कर दी। ये क्या है, वो क्या कहेगा, इसके डर में लोगों ने करना ही छोड़ दिया। और मैं यही फील करता कि ये लोग कहेंगे ये छोड़ दो जो ना, और यही करते मैं लोग क्या कहेंगे छोड़ के मैं स्कूलों में रहा। मैं आई गो IIT सर, आई गो मुंडीकोटा विलेज स्कूल। आज मैं पहली से 7वीं क्लास के बच्चों को मिल के सब हाथ में ला के आया। मैंने एक इनोवेटिव काम किया। मैंने वहाँ पे जाके एक चीज़ किया आज कि जेब से 1000 रुपये निकाले, 100 के नोट, और बोला कि जो अच्छा सवाल पूछेगा बच्चों से उसको ये बख्शिश मिलेगा। तो सारे बच्चे सवाल पूछना शुरू किए। एक बच्चा थोड़ा डर गया, लेकिन शुरू में सारे बच्चे सवाल गए सर अमेरिका में क्या। तो एक छोटी सी चीज़ है कि इस सवाल उन्होंने पूछा, उनका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ गया होगा। 6वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा, 4वीं का बच्चा, ये सोचिए। आज बड़े बच्चे डरते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे डरे ना, सवाल पूछे लोगों से, क्यूरियोसिटी पैदा करें, क्योंकि जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे किसी से तुम्हें नॉलेज नहीं आएगा। तो मैं यह करता रहता हूँ और उससे मेरी एनर्जी मिलती है। फिर IIT रहे या गांव का कॉलेज स्कूल रहे, मेरे लिए सब एक समान है, क्योंकि मेरा तो एनर्जी के सवाल है, तो मैं एनर्जी
IIT जाओ या गांव में जाओ, मेरे को मिलना ही है। इसलिए जड़ों से जुड़े हैं। जड़ों एक वो है कि पतंग उसी समय तक के आसमान में है जब तक कि उसकी डोर बंधी हुई है और डोर जमीन पे है। अगर डोर टूट गई तो पतंग भी नीचे आ जाएगी। एब्सोल्युटली। और आप उसी को फॉलो करोगे, आपकी ऊंची उड़ान के पीछे कहीं ना कहीं मुंडी कोटा का, कहीं ना कहीं तुमसर का योगदान है। तो आप उससे जुड़े हुए। हाँ सर, क्योंकि ये मेरी जड़ें इतनी बड़ी है ना सर, कि जड़ी मुझे वो रोक के रखती है। मेरी इतना बड़ा परिवार, इतने दोस्त, इतने लोग जहाँ से मिलता हूँ, ये मेरा जड़ मुझे रोक के रखती है। मुझे उड़ नहीं, एरोगेंट नहीं बनने देती, कि जिस दिन मैं एरोगेंट बन जाऊँगा उस दिन गिर जाऊँगा, टूट जाऊँगा जड़ों से। तो मैं नहीं चाहता कि मैं एरोगेंट बनूं। मैं चाहता हूँ कि जड़ों से जुड़ा रहूँ, सबसे जुड़ा रहूँ, गांव से, विलेज से, सारे स्कूलों से। मेरे जितने कॉलेज में पढ़ा सब जाके मिलता रहो। आज बड़ी खुशी हुई सर कि मेरी दूसरी क्लास की, चौथी क्लास की टीचर से मिला। उनका बड़ा आंखों में आंसू थे, मेरे आंखों में आंसू थे कि एक लड़का आके मिल के गया। तो बड़ी खुशी की बात हुई आज। आप इंडिया से अमेरिका गए, क्या और भी कोई कंट्री घुमा है आपने? सर ये सवाल आपने सही पूछा है कि बचपन से घूमने की आदत लगी। बचपन से मैं अलग अलग गांव में जाने लगा और मुझे बाहर में देखना, आकाश देखना, मैं बाहर के पेड़ जब पीछे जाते ट्रेन में बैठ के, तो बड़ा अच्छा लगता है सर। तो ये शौक़ बचपन से लग गया और मैं घूमने चुका। फिर वैसे भी साकोली, नागपुर, नांदेड़, नागपुर, IIT बॉम्बे, तो मुझे घूमने का शौक़ था। तो आज सर और मैं 42 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। वाह, 42 कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। आज 3 कंट्री फिर निकल रहा हूँ। परसों वैसे फ़्लाइट है, वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, जहाँ मुझे लेक्चर्स की इन्विटेशन है। मैं जाता हूँ, उन लोगों से मिलता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ, कि हर एक अलग अलग कंट्री के लोगों से बात करता हूँ, समझता हूँ उनकी भाषाएं। और ये साइंटिस्ट रिसर्च के दौरान मुझे एक चीज़ और सीखने को मिली, इंसानों को पढ़ना। इंसान को कैसे पढ़ा जाए, कि इंसान की भाषा कैसे पढ़ने का। मैं भाषा तो अलग चीज़ है, लेकिन इंसान को कैसे पढ़ा जाए, ये सीखना शुरू किया सर मैंने। और लगा कि सारी दुनिया के लोग एक ही समान है, सबकी एक ही चीज़ है कि इंसान को इंसान से प्यार होता है। कैसे बात करते हो। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं 2 महीना पहले बाल्कन्स में, रोमानिया, सर्बिया, वो कंट्री में गया था। रोड ट्रिप की हमने कुछ दोस्तों ने। और रोड ट्रिप के दौरान ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा लेक है वहाँ का, अल्बानिया नाम का कंट्री है। वहाँ पे रात को गए, हम लेट गए तो हमारा लेक में हमारा बोटिंग से ले गए। और बोटिंग में हम 4-5 दोस्त और 2 लड़के हमारे साथ थे। रात को लेक निकले, हम 3 घंटा दूर चले गए, बातों में चलाने, आते वक्त अंधेरा हो गया, घोर अंधेरा। बोट से आते हुए दिखने रहे, कुछ दिखने रहा इधर उधर। तो हमें लैंग्वेज पता नहीं, उसको हमारी लैंग्वेज पता नहीं, उसको हमारी लैंग्वेज नहीं, क्योंकि वो उनकी लैंग्वेज अलग कंट्री की थी, इंग्लिश भी नहीं थी। तो उनको भी इंग्लिश आती नहीं थी, क्योंकि वो बोट चलाने वाले बच्चे थे। अब क्या कीजिए, तो हमारे पास जो भी नाश्ता उनको दिया, उन्होंने खाया। जब हम बोट किनारे पहुँचे बड़े मुश्किल से, उनको इतना अच्छा लगा कि हमने जो सपोर्ट किया। हम उनके लिए, एक रहता है ना गांव में नाई छोटा जो रहता है, ड्राइवर रहता है या ऐसा रहता है, हमको कम समझते हैं। उनको बड़ा खुशी लगा कि हमने उनको मदद की। तो उन्हें सर रात को हमें मस्त भी खाना खिलाया, रात को सुलाया। तो बाद में जब बातें हमारी हुई नहीं हमारी लैंग्वेज में, लेकिन जो प्यार दिखा ना इंसानों के इंसान से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये नहीं, वे कहने का मतलब कि आज जब मैं जाता हूँ अलग कंट्री, तो लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, सीखता हूँ उन कंट्री की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सर एनालाइज करता हूँ और खुद को नॉलेज को बढ़ाता हूँ और हैप्पी होता हूँ। और मेरा ड्रीम है अगले 7 सालों में दुनिया की एटलीस्ट 100 कंट्री घुमा जाए। उसका पूरा मैंने प्लान रेडी रखा है। हर जनवरी में एटलीस्ट 5 कंट्री घूमने का प्लान है। क्या बात है सर, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपना सपना पूरा कर सके। सर, अगर आज किसी को डॉक्टर तारेंद्र लाखनकर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? आज कोई बच्चे के मन में होगा कि उसे भी इतनी ऊंची उड़ान हासिल करना है, तो कैसे करेगा वो? आप उसे क्या सलाह दोगे? बहुत सवाल है। सो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात को, खुद को कम ना समझे कोई। मैंने फिर से बताऊं कि हर इंसान में एक पोटेंशियल होता है और वो पोटेंशियल किसी लोगों की वजह से किल कर देता है। एक लोग क्या कहेंगे, इसे किल कर देता है, या खुद को कम समझता है, लोग कम जाते हैं। यहाँ पे हमारे देश में सभी जगह पे लोगों का ये रहता है कि तू नहीं कर सकता, तेरे में कैपेसिटी नहीं। ये हमारा कॉमन स्वभाव बन गया है लोगों का कि निगेटिविटी, हम निगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, निगेटिव न्यूज़ ज़्यादा फैल जाती है, पॉजिटिव कोई फैलते नहीं। आपके अगर व्हाट्सएप में कोई मरने का न हो जाए तो तुरंत आ जाएगा,
लेकिन अच्छा क्या उसका न्यूज नहीं आता। तो निगेटिव हमारे समाज में फैली हुई एक गंदगी है। हम वहाँ से जिस दिन परे हो जाएंगे नेगेटिविटी से, दुनिया क्या कहेगी या लोग क्या कहेंगे इससे, तो पहला मंत्र, एक पहला स्टेप आप ले रहे हो कि लोगों के से क्या कहेंगे इससे हट के तुम बाहर आते हो पहले। तो पहला स्टेप वो वाला है। दूसरा स्टेप आता है कि हम खुद को कम न समझे। अभी मैं यहाँ से निकल गया, अभी तुम्हारे जो पास्ट है, तुम्हारा जो पास्ट, मैं आप जानते कि मेरे 25% थे, वो पास्ट था। आगे क्या है, आगे क्या है, आगे क्या है, तो ये हमें सोचना है कि आगे क्या है, उसका प्लानिंग कैसे किया जाए। फेल हो गया तो हो गया, दैट्स फाइन, पैसे नहीं तो नहीं है, आगे क्या। हर बार आगे क्या सोचना चाहिए, पीछे का बिल्कुल नहीं। पीछे पास वो फेल हो गया, आगे क्या। यही एक सलाह दूंगा कि हर बार ऑलवेज आगे क्या, आगे क्या प्लान। और प्लान है ऑलवेज, देयर इज नो शुड बी प्लान बी, देयर शुड नो बी प्लान इन लाइफ। कि जब प्लान भी रहता तो हम प्लान ए को इजीली लेते हैं, और प्लान भी तो है जिस दिन हम, तो हमें हर बार प्लान ए लेना है और एक ही प्लान रखना है कि इसी को ट्राई करना। हारेंगे देखा जाएगा, बात की बात है, लेकिन प्लान ए से प्लान बी नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो व्हाट इफ की लाइफ में अगर डेड एंड आ जाए, या जैसे आपको तो सक्सेस मिलते जा रही थी स्टेप बाय स्टेप, बट कई बार ऐसा होता है कि एकदम से आपको लगता है कि एवरीथिंग द एंड हो चुका है, मतलब अब कुछ है ही नहीं, क्या वहाँ से निकल सकते हैं? तो आपने सही समझा कि जहाँ डेड रह जाए, कि जो अफसाना जिसे अंजाम तक ना पहुँचा जाए, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ देना अच्छा, तो छोड़ दो। डेड एंड नहीं है सर, उसको छोड़ दो, दूसरा रास्ता पकड़ लो। रास्ते के में नहीं, दुनिया में एंड आपको बहुत ब्यूटीफुल एक मूवी था कि द ब्यूटीफुल माइंड, जो मेरे आज भी जहन में है, कि एवरी प्रॉब्लम हैज़ मल्टीपल सॉल्यूशंस। एक प्रॉब्लम सोल्यूशन फेल हुआ, दूसरा सोल्यूशन है, बट वी नीड टू सी द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, दैट्स इट। देयर इज नो डेड इन द लाइफ। डेड एंड एक ही है, डेथ, उसके अलावा डेड एंड नहीं है। सर, इसके अलावा और कोई सीख जो आप सब बच्चों को देना चाहते हैं और बाकियों को भी देना चाहते हैं? सर, सबसे बड़ी सीख है कि एक अच्छा इंसान बनो, प्रयास करो। शायद सभी लोग यही बोलते हैं, लेकिन मैंने एक ही चीज़ किया कि अच्छा इंसान बनने का ट्राई किया, खुद को कम ना समझा। जब भी कोई डेड एंड आया तो कभी हारा नहीं, शायद कभी एक आध बार रो लिया, लेकिन हर बार एक कुछ नया सोल्यूशन पाने का ट्राई किया। और हर बार जब ट्राई करते हो नया सोल्यूशन ढूंढने का, एक तो सोल्यूशन मिल ही जाता है। बस हमें देखने की बारी है कि हम इस प्रॉब्लम कैसे देखते हैं। एज इंजीनियर में एक ही चीज़ होती है कि इंजीनियर में प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो और एक एग्जाम बताना चाहूँ कि सारे स्टूडेंट, आपको ये सिखाया जाता है, आप इंजीनियरिंग जाते हो, हमारे बच्चे इंजीनियर जा रहे, मेडिकल जा रहे, कि आपको इंजीनियरिंग डिग्री तब मिलती है जब आपको अगर एक सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 10 प्रॉब्लम दिए जाते हैं एग्जाम में, आपको सॉल्व करना होता है, राइट। जिंदगी में 1200 प्रॉब्लम देता है। अगर आप 4 सेमेस्टर पकड़ लो, आप 4 ईयर पकड़ लो और 8 सेमेस्टर पकड़ लो, तो आपको 1200 प्रॉब्लम दिए जाते हैं। 1200 में से आपको एटलीस्ट 600 प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, 50 मार्क पास होने, बराबर। तो आपको टेस्ट क्या देते हैं, बस आपको हाउ यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये एग्जाम्पल है लाइफ में, एग्जाम तो यही है ना, हाउ यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। थ्योरेटिकल रहे तो कैसा लिखना है, एग्जाम अगर एल्गोरिथम वाला रहे, थ्योरम वाला रहे, तो आपको सॉल्व करना है। तो ये हम सीख ही जाते हैं इंजीनियरिंग में या स्कूलों में भी, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। तो हमारे एग्ज़ाम हमें पढ़ना नहीं, हमें ये सीखना है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। फिर गणित के रहे, 10वीं के रहे, 8वीं के, 9वीं के, फिर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। तो लाइफ का भी यही है, लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे किया जाए। ये पढ़ाई, ये ट्रेनिंग है सर, लाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करने की। कुछ लोग न पढ़ते हुए लाइन सॉल्व करना सीख जाते हैं। हमारी माँ 7वीं क्लास पास थी, उसने सारी दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। तो यही सीखा कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया जाए, बस इस पे फोकस करो और धीरे धीरे तुम्हें आदत बन जाएगी। तो जो भी डेटा जाएंगे, जो भी प्रॉब्लम आएंगे, ये धीरे धीरे सॉल्व होते जाएंगे। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे बच्चों को गाइड किया बहुत ही बेहतरीन ढंग से, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू राजा, अच्छा लगा बहुत बढ़ के।